और हमारे बीच में ग्राम लमोली से चलकर आई राजमती आयन जी, मेरे बड़ी जी, उनको भी बधाई इस बात का देना चाहूँगा कि आज तक हमने इस राजनीति सफर में देखा कि कोई गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर एजेंट का काम कोई महिला करती हो। एक छोटी सी लड़की एक महिला के रूप में कहना चाहिए, पहला महिला होगी, शायद पहला लड़की होगी जो एजेंट के रूप में हमारी पार्टी में, और दब के नहीं पीला गमछा मार के बैठी थी। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। चलिए आज का इस कार्यक्रम को आप सभी को नमन सेवा जोहार करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का जो दिन है 1 जनवरी, जिसे नए साल के नाम से नवाजा गया है, मैं नए वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं उन शहीदों को भी आज नमन करूंगा जो हमारी धरती, हमारी जान, हमारी पहचान और हमारी बोली भाषा, संस्कृति या हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए झारखंड के खरसवां जो रियासत था, उस रियासत से अपनी जान की कुर्बानी देकर आज झारखंड को अपने अस्तित्व में लाए हैं। उन सभी शहीदों को भी सादर नमन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं इस आंदोलन से जुड़े हैं तो हम लोग का भी मांग है कि हमारा जब पूर्व में गोंडवाना लैंड था, आप लोग सभी लोग सुने कि हमारा गोंडवाना लैंड था और उस गोंडवाना लैंड में 5 महाद्वीप हुआ करते थे। अब सोचिए एक द्वीप कितना होता है, भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ऐसा महाद्वीप 5 महाद्वीप हुआ करते थे गोंडवाना लैंड में। उतने बड़े भूभाग में रहने वाले गोंडवाना लैंड वासियों को आज एक छोटा सा प्रदेश तक नहीं दिया गया है। बताइए हमारे लिए कितना दुखी की बात है कि नहीं है? 5 महाद्वीप जिस धरती में रहा करते थे, उस क्षेत्र का नाम था गोंडवाना लैंड, उनको आज एक छोटा सा प्रदेश नहीं दिया जा रहा है। और न जाने कितने आदिवासी लोग एक छोटा सा झारखंड को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दिए, तब जाकर के आज झारखंड बना। उससे पहले वो बंगाल हुआ करता था। बंगाल में बिहार, आपका उड़ीसा, ये सब समाहित थे उसमें। और उस समय की सरकार चाहती थी, जैसे गोंडवाना लैंड में हम लोग थे तो एक जगह संगठित थे, हमारी भाषा बोलने वाले लोग एक जगह रहा करते थे, हमारी वेशभूषा धारण करने वाले एक जगह रहा करते थे, हमारी एक जगह से हमारी वेशभूषा पता चलती थी कि ये लोग इस समुदाय के हैं, इनका कल्चर देख के पता चलता था। ये लोग सोचे इनकी संस्कृति भाषा को खत्म करना है, इनकी पहचान को खत्म करना है, तो इनको जगह जगह छीट दो, जगह जगह फेंक दो, यहाँ से विस्थापन कर दो इनकी जमीन को, कोलफील्ड और तमाम खदान और बड़े बड़े बांध बनवा दो, ताकि इन लोग मजबूर होकर के यहाँ से भाग जाएं और इनकी संस्कृति जो इनकी पहचान है, इनकी जो कल्चर है, तमाम चीज़ खत्म हो जाए। इसके लिए हमको जगह जगह फेंक दिया गया। जैसे उत्तर प्रदेश में भी हमारे लोग पाइएगा, महाराष्ट्र में भी पाइएगा, गुजरात में भी पाइएगा, और इधर आपका मध्य प्रदेश में भी पाइएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार में भी पाइएगा। इस तरह से आज हमारे लोग सब विस्थापन होकर दूसरे जगह गए हुए हैं। लेकिन आज उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि इतनी संख्या ज्यादा होने के बाद भी ये लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने कल्चर को आज भी नहीं छोड़े, उसको आज भी लोग जीवित रखे हुए हैं। लेकिन इस देश में हमारी भाषा को आज भी 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल की गई है, जबकि 2003 में देखा जाए, बहुत ज्यादा दूर बात ना करें, 2003 में देखा जाए तो इसी देश में 3 भाषाओं को मान्यता मिला, जिसमें से डोगरी भाषा था, जो एक हमारे बलरामपुर जिला है ना, इस जिला से भी कम क्षेत्र के लोग उस डोगरी भाषा को बोलते हैं, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी हैं जो गोंडी भाषा को बोलने वाले लोग हैं, झारखंड में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है, बंगाल में, गुजरात में, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो उनसे तो हमारी संख्या बहुत ज्यादा हो जा रही है और कई स्टेट से हमारे लोग हो जा रहे हैं। तब तो हमारी भाषा को तो ऑलरेडी 8वीं अनुसूची में मान्यता होना चाहिए। शायद ये भाषा आप लोग को समझ नहीं आ रही होगी कि मैं ये क्या बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात को मैं इसलिए स्टूडेंट यूनियन के सामने बोल रहा हूँ क्योंकि इस बात को पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं और आने वाला समय आपका है, आपको इसकी जरूरत होगी। आप लोग IPS की परीक्षा देते होंगे, IAS की परीक्षा देते होंगे, इन सब में आपको भाषा सेलेक्ट करने की अनुमति मिलती है। जैसे मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों को उर्दू भाषा मान्यता है ना भाई, तो
उन लोग को जब परीक्षा देना होता है वो लोग बड़ी आसानी से उर्दू भाषा को चुन लेते हैं, उर्दू में पेपर लिख देते हैं। जब उर्दू में पेपर लिखेंगे तो आप जांचने थोड़े जाओगे भाई, आपको उर्दू आता है नहीं आता है, कौन जांचने जाएगा? तो मुसलमान समाज का व्यक्ति ही जाएगा। अब बताओ जब जाएगा तो अपना बच्चा को फेल करेगा कभी? क्या लिखा आपको क्या पता है? जानेगा तो वो मुसलमान ही जानेगा, तो आंख मूंद के अपना बच्चा को पास करेगा और बड़े मजे से कलेक्टर बनेगा। ये है भाषा का पावर। जिस दिन हमारे गोंडी भाषा को भी मान्यता मिलेगी, हमारे लोग भी उसमें गोंडी भाषा सेलेक्ट करेंगे कि हम गोंडी भाषा में पेपर लिखेंगे, और गोंडी भाषा में पेपर लिखिएगा, आपका समाज का व्यक्ति उसको जांचने जाएगा, आपको फेल नहीं करेगा, आप बलरामपुर के कलेक्टर बन सकते हैं। ये पावर है भाषा में, इसलिए भाषा का बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। और कोई भी बात को शुरू करने से और जब तक उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाएगा समझ में नहीं आता है। तो भाषा का मतलब समझ गया ना भाई, पावर से कितना है। आपको नौकरी तक जाने का रास्ता भाषा है, जिसको देश की आजादी के 75 साल में आज तक मान्यता नहीं मिला है। और संख्या तो बता ही दिया कहाँ कहाँ हमारा संख्या है। जब बलरामपुर जिला से छोटे क्षेत्र में डोंगरी भाषा को बोलने वालों को मान्यता मिल सकता है, तो हमारा तो कई स्टेट में है। वो तो फोड़ने के चक्कर में जगह जगह फैला थे, लेकिन आज वो संख्या बता रहा है कि आज हमारा सब जगह संख्या है। तो इसको 8वीं सूची में शामिल होने से कौन रोक सकता है? लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग शासन सत्ता में आज तक रहे, वो लोग हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं न कहीं जान करके हमको दरकिनार किया जा रहा है। हमारी भाषा को जान के वो लोग छुपाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, ताकि इनके बाल बच्चे उस भाषा में पेपर लिख करके इस कुर्सी तक ना पहुंच सकें। बहुत बड़ा साजिश है, इसको हमको समझना होगा और इस पर कार्य करना होगा। और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। भले ये बच्चों का आंदोलन है, पढ़ने वाले लोगों का आंदोलन है, पढ़ने वाले छोटे बच्चों का आंदोलन है, लेकिन ये आंदोलन छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सोना खान जी के जो उनका बलिदान दिवस है 10 दिसंबर का, उनके बलिदान दिवस के पावन अवसर पर इस जेएसयू का स्थापना किया गया। और इसलिए किया गया है कि वीर नारायण सोना खान वो अकेला शख्स था जिसने ब्रिटिश हुकूमत के सामने छत्तीसगढ़ से पहला व्यक्ति ब्रिटिश हुकूमत के साथ लड़ने के लिए तैयार हुआ, और उन ब्रिटिश हुकूमतों को तीर और धनुष के दम पर गोले और बारूद वाले ब्रिटिश हुकूमत को कई बार धूल चटाए थे। उनको कई बार यहाँ से घुटना टेक कर भागना पड़ा था। और उनकी मांग थी कि यहाँ के जो जल जंगल और जमीन है, इसको हम अपने जीते जीत कभी ब्रिटिश हुकूमत के हाथ नहीं सौंपने देंगे, क्योंकि उस समय इस जल जंगल जमीन में बहुत सारा खनिज संपदा भरा हुआ था, आज भी भरा हुआ है। कहीं ना कहीं उन खनिज संपदा पर गैर लोगों की आज भी नजर है। इसलिए हमको हमारी पहचान से हमेशा भटका रहे हैं। हमारी रूढ़ी प्रथा को हमें कभी नहीं जानने दिया जा रहा है। आज हमारे बीच के कई युवा लोग बोलते हैं कि हम लोग संविधान पढ़ेंगे। संविधान आप खरीद के पुस्तक पढ़िएगा, 2-4 दिन के 10 दिन के लिए साल भर के लिए वो संविधान काम आएगा, इसके बाद उसको संशोधन करके बदल दे रहे हैं, उसको आप पढ़ते रहो, क्या मतलब है? तो उस बीच में हमें भीमराव अम्बेडकर जी इस बात को जानते थे, हमारे परम पूज्य जयपाल मुंडा जी जानते थे कि कभी न कभी हमारे समाज के बीच में एक खतरा आएगा। इसलिए उसमें प्रावधान बनाया गया कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं, पहला रहवासी हैं, सभी को बसाने वाला यही है। जंगल से अगर आज अनाज उपजाने लायक, जो अनाज से हमें जीवन मिलती है, उसके लायक अगर कोई बनाए तो आदिवासी बनाया। इसलिए यहाँ का ये मालिक है, यहाँ का राजा है, और बाकी जो बाद में आए हैं वो सब उनके नौकर हैं, उनसे नीचे हैं। सबसे राजा और मालिक ये लोग हैं। इसलिए इनके लिए संविधान में जितने कानून हैं उनको शून्य करते हुए एक रूढ़ी प्रथा दिया गया। और मैं तो चाहूँगा कि अब हम और आपको रूढ़ी प्रथा का अध्ययन करना चाहिए, तभी हम लोग का आदिवासियत जिसकी बात किया जा रहा था वो बच सकता है। क्योंकि रूढ़ी प्रथा वो लिखित अभी नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान से विधि का उसको बल प्राप्त है। जहां पर रूढ़ी प्रथा लागू होती है वहां पर भारतीय संविधान 0 हो जाता है, और रूढ़ी प्रथा जहां से चलती है वहां पर 100% रूढ़ी प्रथा मतलब रूढ़ी प्रथा का जो कानून है वो लागू होता है। उसी के जरिए हम लोग अपना हक और अधिकार को
सही दिशा में पा सकते हैं, नहीं तो संविधान को संशोधन करके उसको कमजोर बनाया जा रहा है। तो पहला बिंदु आज का बैठक का था कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, यही ना है जी। तो कहीं ना कहीं मैं जो संवैधानिक अधिकार बता रहा हूँ इसके जरिए भी आप अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। क्योंकि जब आपके बीच में कोई आएगा उसको कुछ संवैधानिक बात बताइएगा, उनको लगेगा कि हाँ यार इसमें आने से मेरा हक अधिकार संरक्षित हो सकता है, और उसके जरिए उनको पता चलेगा कि वास्तव में हमारे साथ हमारा हक अधिकार का हनन हो रहा था, तो आपके साथ जुड़ेगा ना, भी तो संगठन मजबूत होगा। अगर ये जमीन हमारा है, हमको पता नहीं है, दूसरा कोई कमा रहा है, तो हम तो एकदम बिंदास पड़े रहेंगे। लेकिन जिस दिन जान जाएंगे कि ये जमीन मेरा है, बताइए मैं चैन से सोऊंगा? उस जमीन को पाने के लिए रात दिन करूंगा, तमाम चीज पोषण करूंगा, तमाम उपाय लगाएंगे ना भाई। उसी तरह से जिस दिन इन लोग को हक अधिकार पता चलेगा, ऑलरेडी आपके साथ जुड़ेंगे, संगठन मजबूत होगा। और मेरे ख्याल से संगठन को और गति देना है तो सबसे पहला काम व्यवसायिक काम करना पड़ेगा, यानी बिजनेस की ओर इस संगठन को ले जाना ही पड़ेगा। नहीं तो हम लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र से आए हैं तो कई चुनाव हम लोग पैसा के ना होने से हारे हैं। मैं खुद पहला सरपंच का चुनाव लड़ा, अपने जीवन काल का पैसा की वजह से हारा। उस दिन मेरे को समझ में आया, और इस आंदोलन में आने से आपको ये भी फायदा होगा कि कभी कभी 2 लाइन का बात ही आपका जीवन को पूरा प्रभावित कर देता है। कहीं न कहीं मेरे साथ भी ये बात हुई। जब मैं पहला चुनाव हारा उस समय मेरे को दादा का वचन कहीं सुनने को मिला कि गरीब के घर में जन्म लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब रहकर जीना और गरीब रह के मर जाना ये सबसे बड़ा गलत बात है। उस दिन से मेरे को याद आया कि नहीं, हमें अब कुछ व्यवसाय की ओर जाना चाहिए, कुछ बिजनेस करना चाहिए। जैसे हमारे बीच में संस्थापक महोदय जी बैठे हैं, कहीं न कहीं उससे 2 रुपया आय का जरिया होगा, और न जाने बहुत सारे कितने बच्चे लोग उनका पुण्य का भी काम कर रहे हैं। जब भी वो आगे अच्छे स्थान को प्राप्त करेंगे, सर जी को हमेशा शाबाशी देते रहेंगे, दुआ देते रहेंगे, तो इससे बड़ा उन्हें काम क्या हो सकता है। तो इसलिए उस दिन मेरे को भी याद आया कि कहीं न कहीं अगर आज हम गरीबी के दलदल में फंसे हैं तो इससे निकलने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। जो पुरानी सोच है हमारी पीढ़ी का, खेती और किसानी केवल वहीं तक हमें सीमित नहीं रहना चाहिए, उससे निकल करके बिजनेस की ओर जाना चाहिए। क्योंकि इस बात को लेकर के हमको दादा विद्याही में कभी दादाजी बताए हुए थे कि अगर आज का परिवेश को देखा जाए तो जमीन मायने नहीं रखता है। जमीन मायने इसलिए नहीं रखता है, हमारे बाप दादा के पास बहुत सारे जमीन थे, लेकिन कहीं न कहीं उससे वो ऊपर नहीं उठ पाए। लेकिन अगर इसी को पलट के दूसरा समाज यानी मुस्लिम समाज की ओर देखा जाए तो वो लोग बाहर से आते हैं, उनके पास जमीन नहीं होता है, उनका रूम किराए का होता है, दुकान किराए का होता है, और सभी चीज खरीद कर खाते हैं। ना तो उनके पास चावल होता है, ना हल्दी मसाला। हम लोग तो लगभग बहुत ही कुछ उगा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे अच्छा फैसिलिटी का जिंदगी मुसलमान समाज जीता है बिजनेस करके, जिसका ना अपना खुद का रूम है ना खुद का दुकान है। दुकान भी किराए पर है, जो रह रहे हैं वो भी किराए का है, और उसमें हल्दी मसाला से चावल दाल सभी चीज़ खरीद कर खाते हैं। फिर भी उनके बाल बच्चे हमारे बाल बच्चे से ऐसो आराम से जीते हैं। इसलिए हमें बिजनेस की ओर चलना चाहिए। तो उसके लिए फंडिंग ही एक चांस दिख रहा है संगठन के बीच में। फंडिंग की चांस दिख रहा है, फंड करके ही उसको चलाया जा सकता है। तो इसको सामुदायिक रूप से चलाने के लिए दादा का ही बहुत सारा आंदोलन, जैसे मुट्ठी आंदोलन महिलाओं के लिए था कि कोई भी कैसों गरीब से गरीब व्यक्ति होगा, रोज अनाज खाता है, चावल भी आज खा रहे हैं, तो हम ऐसे एक बार नहीं दे पाते हैं, एक मुट्ठी रखें, ये सब तो जानते ही हैं। ऐसे करके अगर करते हैं तो महीना में 30 दूना 60 मुठ्ठा होगा। शाम और सवेरे खाना बनता है ना भाई, एक मुठ्ठा, तो 30 दिन का महीना होगा, 30 दूना 60 मुठ्ठा होगा। 60 मुठ्ठा को आप अपने घर में एक बार से ही परीक्षण कर सकते हैं। 60 मुठ्ठा में आपका 3 किलो से ऊपर चावल निकलेगा, कम नहीं आएगा। तो 3 किलो चावल पैसा है, 10 रुपया पैसा दे देना। ऐसे ही करके बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे मैं अभी अपने गाँव में कर रहा हूँ, केवल हम लोग 8-9 लोग हैं, आज 22,000 रुपया हो गया 2 साल के अंतराल में। अभी पैसा का कुछ यूज नहीं किए हैं, थोड़ा और 50 किलो पेट में जाने देते हैं, फिर काम शुरू करेंगे। टारगेट चल रहा है, संख्या बढ़ रहा है, बढ़ेगा।
तो इस तरह से चला सकते हैं, बशर्ते संचालक सही होना चाहिए, दोगलखोर नहीं होना चाहिए, और उस पैसा को सामुदायिक रखिए, व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को मत रखिए। नहीं, व्यक्तिगत में कितना बड़ा वो रहेगा, कभी न कभी जरूरत पड़ता है उसको खर्च कर ही देता है, इसलिए उसको पैसा को सामुदायिक रखिए, ताकि समूह में जितने लोग हैं उसके बगैर अनुमति का कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत यूज के लिए खर्च ना कर सके या सामूहिक यूज के लिए भी खर्च ना कर सके, जब तक सभी लोग का सहमति न बने, सभी लोग उस पर राजी ना हो, सभी लोग मिल करके उसको न दें। तो उसके लिए सामूहिक खाता ही दिख रहा है, सामूहिक खाता बना दीजिए, मजा आए, कोई एक घर निकाल के खा लेगा, ये सबसे अच्छा उपाय है। जितने पैसा ज्यादा हो जाएगा, लाखों करोड़ों रुपया हो जाएगा, बिजनेस चलाइए, अच्छा चलाइए। सर जी हमारे एजुकेशन चला रहे हैं अपना कंप्यूटर का, उस तरह से आप लोग भी चला सकते हैं, ये भी एक एजुकेशन सेंटर भी है, यहाँ पर भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से है, इस तरह से संगठन आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा, और ये काम बहुत जरूरी है। और इसी बिजनेस से कहीं न कहीं हमारे सरपंच, बीडीसी, जिला सदस्य तक लोग आएंगे। तो ये है दूसरा बिंदु, क्या था, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य पर, तो शिक्षा तो ये आंदोलन बहुत पहले से चला है, गुड़वाना आंदोलन का शिक्षा, गुड़वाना आंदोलन से शिक्षा हमेशा जुड़ा हुआ है, क्योंकि दादा को अच्छी तरह से पता था कि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है जो जितने पीता है उतने दहाड़ता है, और जो नहीं पिएगा वो गूंगा बन जाएगा। इसलिए शिक्षा को आंदोलन के रूप में हमेशा चलाते रहे, और उसी आंदोलन का देन है कि आज ये यहाँ तक ये गुड़वाना स्कूल चल रहा है। और इससे पहले इसका शाखा जो भेड़िया में चल रहा था, उससे पहले उनका शाखा जो है वो सिलोटा से चल रहा था, और सिलोटा का जो शाखा है वो तिवरता से चल रहा था, जहाँ दादा का जन्मभूमि है। तो इस तरह से ये शाखा बढ़ते आ रहा है। तो शिक्षा पर भी फोकस विशेष होना चाहिए, क्योंकि जैसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको समझाइएगा तो कहेंगे अरे हम लोग पहले जिसको देते आए हैं, हमारा बाप दादा कांग्रेस को वोट दिया था, हम भी कांग्रेस को वोट देंगे, ये वाला पीढ़ी हो जाता है। तो ये जो शिक्षा है, जब हम यहीं से छोटे पौधा से ही उसको तैयार कर रहे हैं गुड़वाना के लिए, तो वो तो गुड़वाना का होगा ही होगा। तो दादा जानते थे कि नर्सरी क्या चीज़ होता है, इसलिए छोटे साँचा से ही उनको ढालना शुरू कर दिए। जान रहे थे कि ये बूढ़े लोग मेरा काम नहीं देंगे, लेकिन ये बच्चे लोग जिस दिन तैयार होंगे जरूर मेरा काम देंगे, उस दिन मेरा सपना साकार होगा, आज नहीं होगा तो कोई बात नहीं।